दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की कहानी है अनबॉक्स ज़िंदगी। अजीब सा इश्क हो गया था मुझे पारिजात की कहानियों से। मैगज़ीन स्टॉलों पर मैं अक्सर उन्हीं को ढूंढा करता था। पन्ने उलटता पलटता एक दो पत्रिकाएं तो मैंने सब्सक्राइब भी की हुई थी, केवल उनकी कहानियों के लिए जिनमें उसकी रचनाएं अधिकतर प्रकाशित होती रहती थीं। जिंदगी की छोटी से छोटी बातों को कितनी बारीकी से लेकर लिखी हुई घटनाएं सीधे मेरे दिल में उतर जाया करती। उनमें वर्णित घटनाएं लगता था जैसे मुझसे ही जुड़ी हुई हों, जैसे उसे मेरी पिछली या फिर वर्तमान जिंदगी के बारे में सब कुछ पता हो। कहानियों और कविताओं के माध्यम से वो उसकी सांसों में जैसे अब बसने लगी थी। मन ही मन उसे पूजने लगे थे। किसी भी पत्रिका में उसका कोई पता फोटो भी नहीं दिया होता। एक दिन मैं पता करने के उद्देश्य से उसकी पत्रिका के कार्यालय ही पहुंच गया। शायद वहां से कुछ अता पता मिल सके। वहां जब मालूम हुआ कि वो इसी शहर की रहने वाली हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया था। मैंने झट डायरी और पेन निकाला और पता नोट करने लगा। पारिजात दत्ता, A215 गुलमोहर मोड़, स्वामीनगर, पंचशील, न्यू दिल्ली। मैंने डायरी जेब में रख ली थी। मन खुशी से झूम रहा था कि जल्द से जल्द ही मैं शायद उससे रूबरू हो सकूंगा। दूसरे दिन मैं सुबह सुबह तड़के जल्दी उठा। सौभाग्य से मुझे रोड पर आते ही सामने से एक ऑटो भी मिल गया। लगभग आधे घंटे बाद मैं अपनी मंजिल पर खड़ा था। घड़ी देखा, सुबह के करीब 6:30 बज रहे थे। अभी तो बहुत ज़्यादा जल्दी है, बेल बजाऊं या नहीं? मैं बुरी तरह से असमंजस में था। कुछ सोचते हुए मैं गुलमोहर और अमलताश के लाल पीले वृक्षों से घिरे एक पार्क की ओर मुड़ गया। थोड़ी देर घूमकर ही आता हूँ। मैं बड़े पार्क की घास पर तो कभी पेवमेंट पर चलने लगा, अपनी चप्पल के बगैर। मार्च अप्रैल महीने की एक बेहद ही खुशनुमा सुबह थी ये। हल्की फवार पड़ने के बाद बादलों के टुकड़े हवा में जैसे तैरने लगे थे। अमलताश और गुलमोहर के फूलों की भीनी भीनी खुशबू सारे वातावरण में पूरी तरह से रची बसी थी। मैं झुककर नीचे गिरे हुए नहाए से तरोताज़ा फूल उठाकर हथेलियों पर रखने लगा था। उनको छूकर सूंघते टहलना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। पारिजात की कहानियों की नायक और नायिका भी तो अक्सर यूं ही बाग बगीचों, फूलों, तितलियों, झरनों को छूते हुए निहारते नज़र आ जाते हैं। बनावटी दुनिया से कोसों दूर इसी जहां की खूबसूरती में मगन जिंदगी को हर पल खुलकर जीते हैं। कितने सकारात्मक रहते हैं वे, किसी भी उम्र के क्यों ना हो। प्रकृति से उनका प्रेम तारतम्य देखते ही बनता है। कितने खुश होते हैं प्रकृति के आसपास। सच, कितना सुकून, कितनी स्फूर्ति मिल रही है। नीचे हरी घास पर बिछे लाल पीले फूल, ऊपर फूलों से लदी शाखों के बीच से ये सफ़ेद बादलों की टोली, उड़ता झांकता आसमान। घास पर चलते हुए उसे सुखद अनुभूति हो रही थी। आज कितने दिन बाद वह खुली हवा में पूरे आज़ाद मन से किसी पार्क में प्रकृति के बीच टहल रहा था। प्राचीन इतिहास में एमफिल PhD कर रहा मकरंद प्राचीन पत्थरों, इमारतों से माथापच्ची करते हुए कॉलेज में और फिर अलग से ट्यूशन्स पढ़ाते पढ़ाते बुरी तरह थक चुका था। शुक्र है शोध कार्य के सिलसिले में ऊंची इमारतों वाले मुंबई शहर से दूर दिल्ली आने का उसे अवसर मिला। उसने फिर एक ताज़ा गिरे गुलमोहर के
चित्तीदार लाल फूल को उठाकर अपने दांतों से हल्का सा दबाया। थोड़ी खटास का स्वाद मुंह में आने लगा। उसकी एक नायिका मालविका ने कैसे हंसते हुए नायक पलाश की आंखें बंद कर कर के कैसे कैसे हर एक एक फूल के बाद एक चखने के लिए मुंह में रख दिए थे। जब वह स्वाद से सोचकर बतलाता कि वह कौन सा फूल है और फिर गलत होने पर वह कैसे ताली बजा बजा कर बच्चों जैसी हंसती थी। उन फूलों में एक यह भी फूल था, गुलमोहर, और उसकी कहानी बरसात की बेदही को वो भला कैसे भूल सकता है जो हर बारिश में कागज़ न मिलता तो फिर अपनी या नायक राजवीर की चप्पलें बहते पानी में डालकर उन्हें बहता हुआ देखती रहती, खुश होती हुई उसके साथ कुलांचे भरते हुए दूर दूर तक निकल जाती थी। राजवीर उसके अल्लड़पन पर मुस्कुराता और पुकारता और फिर गीली मिट्टी की सौंधी सुगंध में धंसते हुए पैरों से उसके पीछे पीछे चलता जाता। मकरंद का मन भी करने लगता कि वह राजवीर भागकर अपनी वैदेही यानी पारिजात के पास जल्द से जल्द पहुंच जाए और कहे ऐसी उन्मुक्त खुशी उसे भी दे दे जीवन में, जहां कुछ बनावटी न हो, ना कोई ज़बरदस्ती और ना कोई बंदिश। अपने खाली समय में बस वो दीवानावार पारिजात की कहानियाँ पढ़ता हुआ जाने कब वह पारिजात का ही दीवाना बन बैठा था। इतना सुहावना मौसम पर कोई दिख नहीं रहा पार्क में। लगता है घरों में दुबके सब संडे मना रहे हैं। सही तो कहती हैं पारिजात, जिंदगी को हमने खुद ही अपने एक बॉक्स में बंद करके रखा है। बाहर निकलना हम जैसे भूल ही गए हैं। उसी में सांस लेने की आदत हमने डाल ली है। वही रूटीन, कीमती सुविधाओं सामानों से लेज़ सजा संवरा कमरा, बढ़िया खाना, म्यूज़िक, वीडियो, दोस्त और हर दवा भी उंगलियों पर। इन सब को मेंटेन करने के लिए अपनी रोबोटिक दिनचर्या में लिप्तपस्त हम सहज ही खुशी खुशी सब कुछ एक के पीछे सब कुछ कर जाते हैं और इन सब चीज़ों का स्वाद ही जैसे खो चुके हैं जो प्रकृति में सर्वत्र सबके लिए बिखरा पड़ा है। उससे हमने खुद को खुद ही वंचित कर रखा है। मकरंद गुलमोहर के ऊंचे दरख्तों से आती कुहू कुहू की आवाज़ को ढूंढता हुआ आगे बढ़ रहा था। सहसा मोगरे की खुशबू लिए हवा के झोंके से उसका तन मन सुवासित हो उठा। आंखें आसमान से ज़मीन पर ठिठक गईं। वह चलते हुए घने बड़े बड़े मोगरे की छाई बेल के पास आ गया था। कुहू की आवाज़ एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से, उससे भी तेज़, फिर ऊपर से और तेज़ होती जा रही थी। वह थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया था। उसने हैरानी से कोयल के ढूंढते दबे पांव झाड़ियों के पीछे झांका तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहाँ एक 55-60 वर्षीय महिला ऊपर बैठी कोयल से स्वर मिलाकर कंपटीशन लगाकर मज़े ले रही थी। काफ़ी सफ़ेद हुए बाल, आँखों पर चश्मा, कुर्ता और लेगिंग्स और एक्शन शूज़ पहने, झुरमुट के पीछे पड़ी बेंच पर रखा हुआ मोबाइल और रुमाल पर इकट्ठे किए हुए लाल पीले सफ़ेद फूल ढेर सारे। एक झटके में यही देख पाया था मैं। उसे अपनी ओर यूं देखता वह अचकचा गया और वह झेंप कर वह पीछे हो गया। कौन हो बेटा, इतनी सुबह सुबह और यहाँ? कभी देखा नहीं तुम्हें यहाँ। लग तो नहीं रहे हो कि तुम यहाँ से हो, और फिर फुर्सत कैसे मिली? वे ओट से बाहर निकलकर पूछते हुए मुस्कुराई। जी वो मैम, मैं सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। पेड़ की असली कोयल मिली नहीं, पर नीचे की नकली तुमने ढूंढ ली। वो देखो, असली वहाँ से उड़ी। वे ऊपर इशारा करती हुई अचानक से हंस पड़ी।
कभी कोयल के साथ यह खेल खेला है? बहुत ही मज़ेदार है। उसे चुप देखकर वे फिर बोली, यहाँ के तो नहीं लगते हो, मतलब इस कॉलोनी के, कहीं बाहर से आए हो क्या? जी, कहकर वह चुप हो गया था तो प्रश्नवाचक दृष्टि से महिला उसे चुपचाप देखने लगी। जी, दरअसल यहाँ मैं किसी से मिलने आया हूँ। फिर खुद को ही लगा कि अब तो काफ़ी जल्दी है और इतना जल्दी किसी को सवेरे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सो टाइम पास के लिए मैं इधर निकल आया। महिला ने कलाई पर बंधी अपनी घड़ी पर नज़र डाली थी। वे बेंच पर फूलों का रुमाल खिसका कर एक और बैठ गईं और फिर बिखरे हुए रंग बिरंगे कागज़ समेटकर एक एक करके गोद में रख दिए और बेंच पर उसके लिए जगह बना दी। चाहो तो बैठ सकते हो। वो उन पेपर से कुछ अब बनाने लगी थी। जी, कहते हुए मैं उन्हीं के पास बैठ गया था। यहाँ पुरातत्व विभाग के संग्रहालय में कुछ काम था। मुंबई में प्राचीन इतिहास का मैं प्रवक्ता हूँ, वहीं पर जॉब करता हूँ। ट्यूशन्स भी लगातार लेता रहता हूँ। पीएचडी भी कर रहा हूँ। बिल्कुल फुर्सत ही नहीं मिलती ऐसे नेचर एंजॉय करने के लिए। तभी बस अब थोड़ा सा मौका मिला तो मैं यहीं पर बैठ गया। अच्छा, शादी हो गई क्या? जी नहीं, माँ तो काफ़ी दिनों से पीछे पड़ी रहती हैं, पर मैं अभी नहीं चाहता। अभी तक मैं पढ़ाई में घिरा हुआ हूँ। प्यार करते हो क्या किसी से? वे अपने प्रश्न पर शरारत से मुस्कुरा दी। वे पेपर के रंगीन बोर्ड प्लेन बनाकर अलग अलग से रखती जा रही थी। जी, उसी से यहाँ मिलने आया हूँ। कोई नाम तो होगा उसका, या फिर कभी मिले होंगे? जी, पारिजात, पारिजात दत्ता। महिला को एक झटका सा लगा। पारिजात दत्ता? कभी मिले हो पहले उससे भी? जी नहीं, आज पहली बार मिलूँगा। अब तक यह सौभाग्य नहीं मिला है। तो फिर व्हाट्सएप, फेसबुक पर चैट में? वे मुस्कुराई। नो नो मैडम, न फ़ोन नंबर, न ईमेल आईडी और ना ही कोई फ़ोटो। बड़ी मुश्किल से पता मालूम किया है मैंने। बिन देखे सुने प्यार? भाई वाह, कमाल है। वे फिर धीरे से मुस्कुराई। आप भी उसे जानती होंगी ना? लगभग हर पॉपुलर मैगज़ीन में उनका कोई न कोई आर्टिकल या कहानी, उनकी बेहतरीन कहानियाँ छपती रहती हैं। यहीं तो रहती हैं वे। उसे पता बता दिया था। नहीं, जानती तो नहीं, पर कॉलोनी के रेसिडेंट डायरेक्टरी में कहीं देखा ज़रूर है। बहुत अच्छा लिखती हैं, मानो मेरी ज़िंदगी को बहुत ही करीब से देखा हो। मुझे लगता है जैसे सब कुछ मेरे बारे में ही होता है, मुझ जैसी भावनाएं, और बिल्कुल वैसी ही भावनाएं जो मैंने महसूस की हों। विचार ऐसे जैसे मेरे दिल से निकले हों, जिनमें ज़िंदगी एकदम आईने के जैसी बिल्कुल साफ दिखने लगती हो, जो आँखों में चमक और मन में उमंग भर दे। जैसे ज़िंदगी स्वयं बंद पिटारा खोलकर बाहर आ गई हो। जैसे अल्हड़ सी एक सुंदर शरारती लड़की नहाने के बाद भी पानी में पैर डाले छप छप खेल रही हो, बिल्कुल वैसे। और इतने में आपको उससे प्यार हो गया कि आप उससे मिलने चले आए कि शायद वो आपकी ज़िंदगी को भी अनबॉक्स कर दे। जी, ऐसी जीवंत ज़िंदगी जीने का कोई राज तो कम से कम मुझे बता दे, तो मैं उसी में खुश हो लूँगा। और फिर हो सकता है वो आपकी कल्पना के बिल्कुल विपरीत हो, न बहुत सुंदर हो और ना ही आपकी उम्र की। बिना देखे दिल देने का इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया तुमने? हो ही नहीं सकता मैडम। उसकी सारी की सारी कहानियों में उसका बचपन ज़्यादा दूर गया नहीं लगता। इतनी ज़्यादा उमंग, इतनी खुशी और इतना उत्साह युवा होते हुए भी बहुत ज़्यादा देर नहीं हुई होगी। मुझे पक्का यकीन है 25-30 के अंदर की ही होंगी। उसके पात्र अक्सर प्रचलित शब्दों की जगह ऐसे
नए शब्द गढ़ लेते हैं जिनके आप सोच में पड़ जाते हैं। पहले अचंभित होते हैं और फिर हंसे बिना नहीं रह पाते हैं। अच्छा, महिला के बात करने के अंदाज से अपनेपन में वह एकाएक खुलता चला गया। मसलन जैसे जहाँ चार्जर आ गया, जल्दी उठो, फटाफट चार्ज करके आओ सचिन, ऑफिस नहीं जाना है क्या? और योर व्रत तोड़ इज़ रेडी कहते हुए उसकी नायिका उसका चार्जर शिप्रा अपनी गीली हथेली के पति सचिन के गालों पर लगा देती है तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठता। जाने कौन आ गया। उसे हड़बड़ाया देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ती। देखिए, और जैसे मीठा सौंप देना, यार पता नहीं कहाँ रखा है मैंने उसे। उसका नायक जय यहाँ वहाँ ढूंढता हुआ देखता रहा था और अपने रूममेट से यूं ही कहता। उसे सोच में पड़ा देखकर वह मुस्कुराता और मज़े लेता। मतलब उसका टूथपेस्ट से होता। दोस्त कुछ देर बाद समझ पाता, क्या यार तू भी ना बस कमाल है। अब आप भी बताओ, ऐसी शरारत क्या कोई उम्रदराज व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं लिख सकता। इस हिसाब से मेरी लेखिका तो बिल्कुल यंग होगी, और यदि उसने आपका प्यार ठुकरा दिया या वो आपके लायक ही न हुई तो आपकी बॉक्स ज़िंदगी में तो ताला ही पड़ जाएगा। पक्का इलाज क्यों नहीं करते? उसके चेहरे पर मुस्कान थी, बेहद प्यारी मुस्कान। वे पेपर के बनाए रंग बिरंगे प्लेन व बोर्ड्स को और फिर फूलों वाले रुमाल को एक पॉलिथीन में भरकर उस बेंच से एकाएक खड़ी हो गई। अब मुझे जाना होगा, बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। उन्होंने पार्क के बगल से होते हुए रास्ते पर दूर बनी झुग्गियों की ओर इशारा किया था। आपके बच्चे मैडम वहाँ? उसे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। देखना है तो चलो आओ मेरे साथ। वे पार्क से निकलकर दूसरी ओर बगल वाली सड़क पर आ गए थे। ऊंचे झूमते किनारे के दरख्तों के बगल गड्ढों के पानी में आसमां, बादलों, पेड़ों का प्रतिबिंब प्रकृति के सौंदर्य को और विस्तार रूप दे रहा था। उसकी एक नायिका वासु बचपन में इन पेड़ों और आसमान के गहरे प्रतिबिंब वाले पानी में पैर डालने में इतना रोती और डूबने के डर से पार ही नहीं कर पाती थी, तो उसका साथी नमन उसे बार बार पार करके खूब छेड़ता। डरपोक, और वह डर कर आंखें बीचे उसकी शर्ट कस कर पकड़ कर खींच लेती और फिर रोते रोते उन्हें पार करती थी, तो वह खूब हंसता था। मुझे भी बचपन में इकट्ठे पानी में आसमान, उल्टे पेड़ों की गहराई देखकर बेहद डर लगता था और वैसे ही रोता था मैं भी। वह हंसने लगा था। अच्छा, वे भी हंसने लगी। बहुत खूब, अब तो नहीं लगता है ना? उन्होंने मकरंद का हाथ पकड़कर और उसी तरह उसे ज़रा सा आगे बढ़कर पानी भरे बड़े गड्ढों को कूदकर सड़क पार कर ली थी। अरे अरे मैडम, ज़रा संभल कर, यूँ जंप मारने का अपना ही अलग मज़ा होता है। और वो दोनों एक साथ मुस्कुरा उठे। कुछ दूर गड्ढे मिलकर नाले की शक्ल में कलकल के साथ आगे बह रहे थे। साथ ही छोटे बच्चों का शोर सुनाई देने लगा। वे कहीं आस पास ही थे। उन्होंने महिला को दूर से ही आते देख लिया था। भागकर पास आ गए। महिला खुश होकर बच्चों को नाव और जहाज़ एक साथ बांटने लगी। फिर एक एक फूल उनकी नाव पर रखकर उन सभी के मुंह में एक एक टॉफ़ी डालने लगी। आंटी हमें दो, हमें दो। बच्चे खुश होकर एक साथ चीख रहे थे और वे भी, हाँ हाँ दे रही हूँ, जल्दी मत करो, सबको मिलेगी, कहते हुए खुश हो रही थी। प्लास्टिक ढक्कन डंडी की जगह अब सब पानी में बहती अपनी फूल वाली नावों के साथ 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 भाग रहे थे।
कुछ की नाव खुल गई तो कागज़ लाकर उनसे बनाना सीखने लगे। कुछ कल के सिखाए अक्षरों को भीगे बालू के टीले पर लिखकर उसे दिखाने ले आए कि कल उन्होंने जो सीखा था आज वो अपना एग्ज़ाम दे रहे हों जैसे। वे एक पत्थर पर बैठकर सब चेक कर रही थी, मनोयोग से खुश होकर उन्हें कुछ सिखा रही थी। कुछ बच्चों ने मकरंद को भी अब पकड़ लिया। वह उनकी खुल गई नामों को याद करके सही करने लगा। पहले कितना बनाया करता था, आज कितने सालों बाद उसने एक कागज़ का जहाज़ बनाया था और फिर उसे चलाया भी। कितना रोमांचित हो उठा था वह। बच्चे उससे कुछ सीखकर लेकर खुशी से भागे तो उसे भी उतनी ही ज़्यादा खुशी महसूस हुई। वह भीगी रेत पर डंडी से उन्हें अक्षर, सूरज, फूल बनाकर सिखाने लगा। ऐसा कर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव हो रहा था। वह भी काफ़ी खुशी महसूस कर रहा था। उसकी घड़ी पर अब नज़र गई, 8:30। अब चलूँगा मैडम, वक्त का पता ही नहीं चला। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, शुक्रिया। मिल लूँ उससे, वरना कहीं निकल न जाए। हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, क्या पता आपकी बात बन ही जाए। ऑल द बेस्ट कहकर वे मुस्कुराईं। मकरंद थैंक यू, नमस्ते, बाय कहकर तेज़ कदमों से उस पते की ओर अब बढ़ गया। अब उसे यह बिल्कुल सही टाइम लगा और फिर वह वहाँ पहुँच गया था। कर्नल S.K. दत्ता। उसने धड़कते दिल से डोरबेल बजाई थी। नौकर ने आकर दरवाज़ा खोला था। किससे मिलना है आपको? जी, पारिजात दत्ता जी से। यहीं रहती है ना वो? पता तो मुझे यहीं का मिला है। वह व्हीलचेयर पर बैठे सफ़ेद बालों वाले टीवी देखने में मगन एक सज्जन को देखते हुए बोला, जी वे यहीं रहती हैं, पर मैडम तो अभी हैं नहीं, बाहर गई हैं। इतनी सुबह? वह हैरान था। उसने मन ही मन सोचा, अब शायद आने वाली ही होंगी। अच्छा होगा कि मैं उसका इंतज़ार करूं। नौकर ने कहा, आप चाहें तो इंतज़ार कर सकते हैं। जी अच्छा। वह बैठने ही वाला था कि उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी आदमकद तस्वीर पर पड़ी तो वह उसे देखकर चौंक गया। इसमें तो वही महिला इन सज्जन के साथ मुस्कुरा रही हैं और दूसरे फ्रेम में लॉन्ग स्कर्ट और फूलों का एक बड़ा सा हैट पहने एक खूबसूरत लड़की, जिसकी शक्ल उन्हीं महिला से थोड़ी मिल रही थी। इसका मतलब पारिजात उन महिला की ही बेटी है। मैं उनसे न जाने क्या क्या बकवास कर गया था। उसे अपने आप पर शर्म और हंसी भी आ रही थी। दिल में आया कि अब चला ही जाए, बगैर पारिजात से मिले ही, वरना उनकी माँ न जाने मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगी। और फिर पता नहीं किस निष्कर्ष पर पहुँचे। उन्होंने बताया भी नहीं। वह संकोच और उधेड़बुन में बैठ गया था। नौकर पानी ले आया था। वह एक सांस में पूरा ग्लास गटक गया। ग्लास ट्रे में वापस रखते हुए उसने नौकर से धीरे से पूछा, ये हैट में पारिजात जी ही है ना? हाँ भैया, ये मैडम जी ही हैं। एक फ़ोटो में अकेले और एक फ़ोटो में साहब के साथ। वह धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, मैडम मतलब ये मैडम की बेटी नहीं? जी, बेटी है ही नहीं तो उसकी फ़ोटो कहाँ से आएगी साहब? ये तो मैडम की जवानी की फ़ोटो है। मकरंद को काटो तो खून नहीं, उसे जैसे करंट लग गया हो। उसने दांतों के बीच जुबान दबा ली। बहुत बड़ी गलती कर बैठा। वह एकदम से झटके से घबरा कर उठ खड़ा हुआ। पारिजात दत्ता के आने से पहले वह जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाना चाहता था। प्यार का इजहार तो अनजाने ही हो गया गलती से, पर अब क्या करूं? ऑटोग्राफ ले नहीं सका, इसका ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। पर उनसे खुलकर जीवन जीना तो मैंने सीख ही लिया, और वह भी उनके साथ साथ बैठकर। वाह भगवान, तू तो बड़ा दयालु है। अपनी ज़िंदगी तो
अनजाने में ही अनबॉक्स हो गई। वह संतोष और खुशी से मुस्कुरा उठा और फिर उमंग भरे तेज कदमों से वहाँ से बाहर हो लिया। नौकर हैरानी से उससे पूछ रहा था, क्या हुआ भैया, मैडम से मिलना नहीं है क्या? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, याद से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और कमेंट्स में हमें अपनी कीमती राय ज़रूर बता दें, और फिर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। याद से सब्सक्राइब कर लें, तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।